नमस्ते। आज हम एक ऐसे दौर की बात करेंगे जिसने पूरी मानवता की सोच और भविष्य को बदल दिया। आज हम अपनी हिस्ट्री से एक सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि इंसानियत की परीक्षा थी, जिसमें हर देश, हर समाज और हर परिवार किसी न किसी रूप में शामिल था। ये वॉर सिर्फ सोल्जर्स ने नहीं लड़ी थी, यह आसमान, समुद्र, शहरों और आम लोगों के दिलों में भी लड़ी गई थी। बमबारी से उजड़े घर, डर के साए में जीते लोग और बच्चों की मासूमियत भी इस जंग की भेंट चढ़ गई। 1939 से 1945 तक 70 से ज्यादा देश इसमें शामिल हुए और 85 मिलियन तक लोग मारे गए। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसने हर कोने को छू लिया। इस वॉर को समझना सिर्फ डेट्स से ज्यादा है। यह इस बारे में है कि हमारी दुनिया कैसे बनी और हमारी आजादी के लिए क्या कीमत चुकाई गई। हर स्मारक, हर कब्र और हर कहानी हमें याद दिलाती है कि शांति कितनी अनमोल है। इस वॉर की जड़ें गौसे, एम्बिशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अनसुलझे जख्मों में थी। पुराने घावों ने नए संघर्षों को जन्म दिया और सत्ता की भूख ने दुनिया को फिर से आग में झोंक दिया। कमजोर शांति और हार्श ट्रीटीज ने एनामिटी को जन्म दिया, जिससे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जीत के जरिए ग्लोरी का वादा करने का रास्ता मिल गया। इन नेताओं ने लोगों की उम्मीदों और डर का फायदा उठाया और पूरी दुनिया को अपने साथ खींच लिया। मेरे साथ जुड़े, हम जानेंगे इसके रीजंस, मिलेंगे की प्लेयर्स से और देखेंगे इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करने वाले टर्निंग पॉइंट्स। हम समझेंगे कि कैसे कुछ फैसलों ने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हमें याद रखना चाहिए ताकि हम एक ज्यादा शांतिपूर्ण फ्यूचर बना सकें। इतिहास से सीखना ही हमें आगे बढ़ने की सही दिशा दिखाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझने के लिए हमें 1990 की ट्रीटी ऑफ वर्साई को देखना होगा, जिसने जर्मनी को न सिर्फ हार का सामना करवाया, बल्कि उसकी इकोनॉमी, आर्मी और नेशनल प्राइड को भी बुरी तरह तोड़ दिया। इस ट्रीटी ने जर्मनी को ह्यूमिलेटेड और डेस्परेट छोड़ दिया था, जिससे वहां के लोग गहरे गुस्से और निराशा में डूब गए। फिर 1930 के दशक में आई ग्रेट डिप्रेशन, जिसने सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। बेरोजगारी, भूख और गरीबी ने आम लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया, जिससे गुस्सा और असंतोष और भी बढ़ गया। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर जैसे लीडर्स का उदय हुआ, जिन्होंने जर्मनी के प्राइड को वापस लाने और देश को फिर से महान बनाने का वादा किया। हिटलर और उनकी पार्टी ने जर्मनी की प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को, खासकर यहूदियों और पड़ोसी देशों को ब्लेम किया और नफरत फैलाने वाली प्रोपेगेंडा चलाई। इधर इटली में मुसोलिनी के अंडर देश ने एक नए एम्पायर और खोई हुई शान को वापस पाने का सपना देखा और फासिज्म को अपनाया। वहीं जापान ने एशिया में रिसोर्स और डोमिनेंस की तलाश में अपनी आर्मी को और आक्रामक बना लिया और नए इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। ये तीनों, जर्मनी, इटली और जापान, ने मिलिट्री ताकत और एक्सपेंशन की पॉलिसी को खुलकर अपनाया और अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाना शुरू किया। इन देशों ने दूसरों पर रूल करने के अपने राइट में बिलीव किया और अपने इरादों को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। ब्रिटेन और फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की यादों से परेशान एक और विनाशकारी युद्ध से बचने के लिए अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाते रहे। वे उम्मीद कर रहे थे कि बातचीत और समझौतों से शांति बनी रहेगी, लेकिन उनकी यह उम्मीद जल्द ही टूटने वाली थी। अपीजमेंट और समझौतों ने एग्रेसर्स को और हिम्मत दी, जिससे वे और भी आक्रामक हो गए और नए इलाकों पर कब्जा करने लगे। वॉर के बीज जो रिसेंटमेंट, डेस्परेशन और पावर की भूख में बोए गए थे, अब फूटने के लिए तैयार थे। दुनिया एक बार फिर कगार पर थी और इतिहास खुद को दोहराने जा रहा था। जैसे जैसे वॉर नजदीक आया, दो बड़े अलायंस बने। एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली और जापान, अग्रेसिव एक्सपेंशन और डिक्टेटरशिप से यूनाइटेड थे। उनके ऑपोजिट थे एलीट्स, जिन्हें शुरू में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस लीड कर रहे थे। बाद में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे देश भी इसमें शामिल हो गए। 1941 में हिटलर के इन्वेजन ने सोवियत यूनियन को एलाइड कैंप में ला दिया। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर अटैक करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हो गया,
जिसने ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के साथ बिग थ्री बनाया। ये अलायंस कॉन्टिनेंट्स में वॉर के कोर्स को शेप देंगे। दुनिया अब डिवाइड हो चुकी थी और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के लिए स्टेज तैयार था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेड किया और यूरोप में एक नई तबाही की शुरुआत हो गई। हिटलर की आर्मी ने सीमाओं को पार किया और पोलैंड के शांत शहरों और गांवों में आतंक फैल गया। इस हमले के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। रेडियो पर यह खबर सुनते ही लोगों के चेहरों पर चिंता और डर साफ झलकने लगा। जर्मनी का ब्लिट्जक्रीग लाइटनिंग वॉर ने पोलैंड को ओवरवेल्म कर दिया। टैंकों और विमानों की तेज रफ्तार ने पोलिश डिफेंस को तोड़ दिया। आम नागरिकों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और इसी बीच सोवियत यूनियन ने भी ईस्ट से पोलैंड पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से घिरे पोलैंड के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। देश पूरी तरह से क्रश हो गया और जल्द ही एक टेंस लल, जिसे फोनी वॉर के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न यूरोप पर छा गया। सैनिक ट्रेंचों में इंतजार करते रहे, लेकिन असली लड़ाई शुरू नहीं हुई। 1940 की स्प्रिंग में जर्मनी ने फिर से अटैक किया। इस बार उनकी तैयारी और भी घातक थी। उनकी सेनाएं नए प्लान के साथ आगे बढ़ी। डेनमार्क, नॉर्वे और बेल्जियम पर अचानक हमला हुआ, जिससे वहां की सरकारें हैरान रह गईं। नीदरलैंड्स और फ्रांस को भी जर्मन फौजों ने तेजी से जीत लिया। यूरोप के बड़े हिस्से पर नाजी झंडा लहराने लगा। ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मीज डनकर्क में ट्रैप हो गईं। हजारों सैनिक समुद्र किनारे फंसे हुए थे, जिनकी जान खतरे में थी। लेकिन एक डेयरिंग इवैक्यूएशन ने 330,000 से ज्यादा ट्रूप्स को बचा लिया। फ्रांस गिर गया और यूरोप की किस्मत बदल गई। पेरिस ऑक्यूपाइड हो गया और नाजी सैनिकों ने शहर की सड़कों पर मार्च किया। 1940 के मिड तक हिटलर ने वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर हिस्से को कंट्रोल कर लिया था। उसकी ताकत अब चरम पर थी। ब्रिटेन अब अकेला खड़ा था और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने देश को डटे रहने के लिए प्रेरित किया। नाजी वॉर मशीन का सामना कर रहा था। हर कोई सोच रहा था कि क्या ब्रिटेन टिक पाएगा। दुनिया देख रही थी और हर जगह लोग अनसर्टेन थे कि फ्रीडम सरवाइव करेगा या नहीं। डर और उम्मीद दोनों साथ साथ थे। वॉर सचमुच शुरू हो चुका था और हर देश अपनी ताकत और हिम्मत की परीक्षा देने को मजबूर था। इसका आउटकम बहुत अनसर्टेन था और हर मोर्चे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। आने वाले साल नेशंस और इंडिविजुअल्स को पहले से कहीं ज्यादा टेस्ट करेंगे। हर कोई अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा था। दुनिया का फेट बैलेंस में लटका हुआ था और हर फैसला इतिहास बदल सकता था। सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल अभी शुरू ही हुआ था और आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली थी। वेस्टर्न यूरोप को अपने कंट्रोल में लेकर हिटलर ने सोवियत यूनियन की तरफ रुख किया। जून 1931 में ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया। 3 मिलियन से ज्यादा जर्मन सोल्जर्स ने इन्वेड किया, जिनका टारगेट लेनिनग्राड, मॉस्को और रिसोर्स रिच साउथ था। सोवियत को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उनकी विशाल भूमि और भयंकर रेसिस्टेंस ने जर्मनों को धीमा कर दिया। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, जर्मन ट्रूप्स ठंड के लिए अनप्रिपेयर्ड मॉस्को के बाहर रुक गए। सोवियत ने काउंटर अटैक किया, थके हुए जर्मनों को पीछे धकेल दिया। ईस्टर्न फ्रंट एक ब्रूटल वॉर ऑफ अट्रीशन बन गया, जिसमें लाखों जानें गईं। हिटलर का गैम्बल फेल हो चुका था। सिचुएशन बदलने लगी थी। जब यूरोप जल रहा था, जापान एशिया में एक्सपैंड कर रहा था, जिससे अमेरिकी इंटरेस्ट्स को खतरा था। यूएस ने एम्बार्गो लगा दिया, जिससे वाइटल रिसोर्सेज कट गए। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक किया, जिससे यूबोट्स पैसिफिक फ्लीट पंगु हो गई। इस अटैक ने अमेरिका को शॉक कर दिया, देश को वॉर के लिए यूनाइट कर दिया। अगले दिन यूबोट्स ने जापान पर वॉर डिक्लेयर किया। कुछ ही समय बाद जर्मनी और इटली ने यूबोट्स पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। दुनिया अब पूरी तरह से वॉर में थी। अमेरिका की इंडस्ट्रियल और मिलिट्री पावर एलीज में शामिल हो गई। कॉन्फ्लिक्ट सचमुच ग्लोबल हो चुका था। पावर का बैलेंस बदलने वाला था। 1942 तक एक्सिस पावर्स अपने पीक पर थे, लेकिन दरारें पड़ रही थीं। पूर्व में स्टालिनग्राद की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट बन गई। सोवियत फोर्सेस ने महीनों की ब्रूटल फाइटिंग के बाद जर्मन 6th आर्मी को घेर लिया और हरा दिया।
यह जर्मनी के लिए एक कैटास्ट्रॉफिक लॉस था। इस बीच वेस्टर्न एलिज यूरोप में एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी कर रहे थे। 6 जून 1944 को डी डे एलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी के बीचेस पर धावा बोल दिया। भयंकर रेसिस्टेंस के बावजूद उन्होंने फ्रांस में एक फुटहोल्ड हासिल कर लिया। लंबे समय से प्रतीक्षित सेकंड फ्रंट खुल गया था। एलिस ने यूरोप को लिबरेट करने के लिए अपनी आखिरी कोशिश शुरू कर दी। नाजी जर्मनी का अंत अब नजदीक था। वॉर की मोमेंटम बदल चुकी थी। विक्ट्री की काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी। डी डे के बाद एलाइड फोर्सेस फ्रांस में आगे बढ़ी, जबकि सोवियत बर्लिन के करीब आ गए। हिटलर का आखिरी गैम्बल बैटल ऑफ द बल्स फेल हो गया। अप्रैल 1945 में हिटलर ने सुसाइड कर लिया। जर्मनी ने मई वीई डे में सरेंडर कर दिया, लेकिन पैसिफिक में वॉर जारी रहा। भयंकर जापानी रेसिस्टेंस का सामना करते हुए यूएनएस ने अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए। इस डिवेस्टेशन ने जापान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली एंड हो गया। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई थी। कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, लेकिन शांति आखिरकार वापस आ गई थी। एक नया एरा शुरू होने वाला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया को खंडहर में छोड़ दिया, लेकिन इसने हमें वाइटल लेसन सिखाए। इसने अनचेक्ड एम्बिशन के डेंजर्स और होलोकॉस्ट के हॉरर को उजागर किया। नेवर अगेन फ्रेज ऐसी एट्रोसिटीज को रोकने के लिए एक ग्लोबल प्रॉमिस बन गया। शांति और कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था। इस वॉर को याद करने से उन लाखों लोगों को सम्मान मिलता है जिन्होंने सफर किया और मर गए। यह हमें ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने और हेट्रेड के खिलाफ खड़े होने की याद दिलाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी एक वार्निंग है और एक बेहतर फ्यूचर बनाने का एक कॉल है। जय हिंद।